वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मज़ेदार है और बहुत ही आसान। ये तीनों चीज़ें हैं कि आज का टॉपिक हमारा आसान भी है, मज़ेदार भी है और इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सबसे पहले हमें बड़े अच्छे से पता है कि वर्क किसे कहते हैं, ये बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहा जाता है? अर्थ के अराउंड वो स्पेस, वो रीजन, वो बाउंड्री जिसमें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करे, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी की फोर्स। अर्थ के गिर्द वो बाउंड्री, वो रीजन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन सी फोर्स लगाए? ग्रेविटी की फोर्स। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये है, अगर इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूं, जमीन की तरफ आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस पे अर्थ की फोर्स अट्रैक्ट करी, इसका मतलब ये सारा रीजन मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसमें अर्थ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सके। वो बाउंड्री, वो रीजन, वो एरिया इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। वो रीजन, वो बाउंड्री, वो एरिया इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। तो मेरा बेटा, आज हमने टॉपिक कैलकुलेट करनी है। टॉपिक में जो डेरिवेशन करनी है, जो चीज कैलकुलेट करनी है, वो है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। एक ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑब्जेक्ट पे कैसे वर्क होता है, हमें वो चीज कैलकुलेट करनी है। हम एक सिस्टम कंसीडर कर लेंगे, इसको मैं रेस कर रहा हूं मेरा बेटा। ये जरा देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक मूव करना है। एक ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक मूव करना है। ए से बी तक जाने के हैं हम पॉसिबल पाथ भी बना लेते हैं। कैसे कैसे जा सकते हो आप? मैं इसको पाथ 1 का नाम दे देता हूं। एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक मूव करना है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना हो तो उस पर क्या लगानी पड़ती है? फोर्स। और जब उस पर फोर्स लगेगी, जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगी तो वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। जब वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो हम कहेंगे कि उस पर क्या हुआ है? वर्क। तो मेरा बेटा, मैं 2-3 पाथ लेता हूं और डिफरेंट पाथ से मैं बी तक पहुंचने की कोशिश करता हूं और तीनों पाथ में मैं वर्क कैलकुलेट करता हूं। क्या भाई मेरे पास वर्क की वैल्यू में कोई चेंज आता है या नहीं आता? आज का जो की पॉइंट होगा, 3 डिफरेंट रास्ते, 3 डिफरेंट पाथ को अडॉप्ट करने का। तो वो मेरा बेटा क्यों कर रहे हैं, वो फाइनली मैं एक रिजल्ट लिखूंगा, वो रिजल्ट हमारा आज की फैक्टर होगा। मैं सिर्फ यहां पे एक हेडिंग दे देता हूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड से मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। वर्क तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन क्या रिजल्ट मिलता है, ये जो आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स कह सकते हो, ये जो ब्लैंक आ रही है, वो हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद फिलअप करेंगे। तो आ जाते हैं, ये आपके पास बेटा पाथ 1 है, यहां से यहां भी जा सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो ये आपके पास सी है और इसको नाम दे देते हैं आपके पास डी। तो ए से सी, सी से बी जाके भी मेरा बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? बी तक पहुंच सकते हैं। ए से बी तक आपने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है। तो एक पाथ 1 हो गया, इसको हम पाथ 2 कह लेते हैं। और ये जो कर्व में जा रहा है, ये आपके पास पाथ 3 हो गया। हम इंडिविजुअली अलग अलग हर पाथ का वर्क कैलकुलेट करेंगे, हर पाथ का वर्क कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाथ 1 की। तो मैं यहां पे हेडिंग दे रहा हूं पाथ 1। पाथ 1 में मुझे वर्क कैलकुलेट करना है, कहां से लेकर कहां तक? ए से लेकर बी तक। क्या 3 पॉइंट्स आ रहे हैं? ए डी बी। मुझे वर्क कैलकुलेट करना है ए डी बी। ये ए डी बी 2 हिस्सों में तकसीम है, 2 हिस्सों में डिवाइड है, ए से डी तक और डी से बी तक। सो वर्क अलोंग ए डी प्लस वर्क अलोंग डी बी, ये है इसकी इक्वेशन ए। मतलब मुझे ए डी के अलोंग वर्क देखना है, बी के अलोंग वर्क देखना है। तो मैं इन शॉर्ट किसके अलोंग वर्क देख रहा हूं? ए डी बी में। मैं एक ही स्टेप में नहीं कर रहा, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं ताकि हमारे लिए डेरिवेशन करना उतनी ही आसान हो। सो वर्क डन अलोंग द पाथ
ADB। हमने पाथ 1 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वैसे एक तो ये हॉरिजेंटल आ रहा है और दूसरा आपके पास क्या आ रहा है, वर्टिकल। अब स्टार्ट करते हैं वर्क AD। वर्क आपके पास क्या होता है बेटा, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के साथ, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब यहां पे अगर आप फोर्स देखें, ऑब्जेक्ट का जो मैस है, मैस m, उसमें फोर्स लगेगी ग्रेविटी, क्योंकि आपने टॉपिक कहा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, कि ये जो मैस पड़ा हुआ है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो मैस किसकी तरफ, वेट की वजह से किसकी तरफ जाएगा, डाउनवर्ड, जमीन की तरफ। इट मींस कि आपके पास यहां पे जो फोर्स है वो वेट है। वेट इज अ फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स mass. Weight is a gravitational force that act on an object due to its mass. Weight एक gravitational force है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके mass की वजह से असरअंदाज होती है, एक्ट करती है। तो मेरे बेटे, आप ग्रेविटेशनल फील्ड में mass को मूव करवाना चाह रहे हो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फील्ड असरअंदाज हो रहा है उसमें वो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, तो ग्रेविटी की फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ उसको कहेगी, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ गई, डाउनवर्ड। लेकिन आप जो मूव करना चाह रहे हैं अलोंग द पाथ AD, वो A से D तक जाना चाह रहे हैं। अगर आप इन दोनों के दरमियान एंगल देखें, अपनी वेट की फोर्स, वेट इज अ फोर्स, तो वेट और डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैं जनरली x कह देता हूं यहां पे, ये x और वेट के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट और वेट के दरमियान अगर आप एंगल देखें, तो एंगल आपके पास इन हॉरिजेंटल केस में, हॉरिजेंटल केस में लाइक जब आप हॉरिजेंटली मूव कर रहे हो एक्स के अलोंग, लेकिन जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 का है, 90 का एंगल है। तो मेरे बेटे, आप लोगों को पता है कि हमारे पास ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वेट को मैंने फोर्स कहा, वेट किसके इक्वल होता है वैसे, mg के, तो ये हमारे पास बनेगा mgx, डिस्प्लेसमेंट की जगह x लिख दिया, cos थीटा। अब आपको पता चल गया है कि इसके पाथ के अलोंग A से D तक जाते हुए डिस्प्लेसमेंट x और वेट, वेट इज इक्वल टू mg, ये तो सबको ही पता होगा, वेट इज इक्वल टू mg और x के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो मेरा बेटा आपके पास बन रहा है 90 डिग्री। तो cos 90 जैसे ही आप कैलकुलेटर पे प्रेस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0, और 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका टोटल आंसर अगेन क्या हो जाएगा, 0। तो AD के अलोंग तो मेरे पास वर्क की वैल्यू आ गई 0। क्लियर हो गया, पाथ 1 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट अभी किया है AD। अब बात करते हैं BD की, वर्क अलोंग BD। यहां पे गौर करें तो मेरा बेटा वेट की जो डायरेक्शन है वो तो चेंज नहीं होनी, वेट ने तो डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करनी है, लेकिन आप जा रहे हो ऊपर की तरफ। अब जब दो लाइनें एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों, जब दो लाइंस एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, जी बेटे आपने A से B तक जाना है, और A से आशा बेटा B तक जाने के 3 डिफरेंट पाथ हैं। उन तीनों डिफरेंट पाथ से हम फाइनली क्या कंक्लूड करते हैं, पहले तीनों पाथ पे हम वर्क कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद रिजल्ट बताएंगे कि तीनों का रिजल्ट क्या है। ये हमारा आज का की पॉइंट होगा। अब मेरा बेटा, आप ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, जब हाइट की तरफ बात करते हो, ऊपर या नीचे जाते हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट h होता है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट h है, वेट आपके पास फोर्स है, h ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, दोनों एंटी पैरेलल है। जब भी दो लाइंस एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो तो एंगल होता है आपके पास 180 डिग्री। ये 2 पॉइंट्स याद रखेंगे, तीनों पाथ का आपके पास वर्क कैलकुलेट। जी बेटा, मैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, मैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इसमें चेंज नहीं आएगा। वेट आपके पास विद रिस्पेक्ट टू जी चेंज होता रहता है, बट वेट मैस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। खैर, थीटा इज इक्वल टू 180। आप अगर अपने कैलकुलेटर पे 180 कॉस प्रेस करो तो आपके पास आंसर आ रहा होगा -1। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं BD इज इक्वल टू, अगेन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मेरे पास mg है। अब मैंने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या लिया हुआ है, h,
क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपके पास डिस्टेंस s की बजाय क्या लिया जाता है, h, हाइट कंसिडर की जाती है। तो h आ गया और कोस थीटा के साथ 180 का आप जब प्रेस करोगे तो आंसर आएगा -1। जब -1 mgh के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा -mgh। तो वर्क डन अलोंग BD आ गया -mgh। अब ये जो दो वर्क हमने कैलकुलेट किए इनको हम अपनी इक्वेशन ए में पुट करते हैं बाय पुटिंग इन ए। सो पाथ 1 का फाइनली हम लोगों ने वर्क कैलकुलेट कर लिया। AD के अलोंग आया 0 प्लस दूसरे के अलोंग क्या आ गया -mgh। तो 0 -mgh आएगा -mgh। मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड में जब पाथ 1 का वर्क कैलकुलेट किया तो मेरे पास उसका रिजल्ट आ रहा है -mgh। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं। अब बेटा ड्राइव करते हैं पाथ 2, दूसरे वाला रास्ता। A से C की तरफ जाएं, फिर C से B। हमें एक्चुअली A से B तक जाना है। अब मेरा बेटा ये कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। इसमें पहला पाथ हॉरिजॉन्टल था, दूसरा वर्टिकल था। इसमें पहला वर्टिकल है, दूसरा हॉरिजॉन्टल था। आपको यह बात पता चल गई है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्टिकल पाथ में आंसर आएगा -mgh और हॉरिजॉन्टल पाथ में आंसर आएगा 0। और अगर मैं डायरेक्ट भी लिखना चाहूं तो सेम डेरिवेशन के साथ लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं कि अब हमें जाना है अलोंग द पाथ ACB। हम वर्क को दो हिस्सों में डिवाइड करें, A से C तक फिर C से B तक। वर्क अलोंग AC प्लस वर्क अलोंग CB। इसे आप इसके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और ऊपर लिख लीजिए पाथ 2। सेकेंड पाथ से जो वर्क कैलकुलेट आप लोग कर रहे हैं। अब मेरा बेटा वर्क अलोंग AC देखें तो अब ये देखो वेट, दोबारा फिर मैं वही बात करूंगा, डाउनवर्ड आ रहा है, आप अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो, एंगल आएगा 180। तो AC का आंसर आएगा -mgh। डायरेक्ट मैंने लिख लिया क्योंकि एंगल 180 आएगा तो ये डेरिवेशन की हुई हमने, cos 180 आपके पास -1 आता है। CB की बात करें, ये देखिए जी, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट आएगा, जैसे ही A से B की तरफ जाएगा आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, यहां पे एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो जब भी 90 डिग्री cos हो तो वहां का आंसर क्या आता है 0। इन दोनों को ऐड करके यहां पे पुट करें तो अगेन आपके पास -mgh। ये बात तो इक्वेशन 1 और 2 से क्लियर हो रही है कि आपके पास दोनों पाथ पे, दो डिफरेंट पाथ लिए, वर्क सेम आया। और अगर थर्ड पे भी आपके पास वर्क की वैल्यू सेम आ जाती है तो इट मींस कि ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करते हुए अगर आप A से B तक जाते हो तो आपका वर्क एक जैसा रहता है, वो किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ चेंज करने से वर्क की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा क्योंकि 3 डिफरेंट पाथ लिए, पहले स्ट्रेट, अब देखो हमने ये ले लिया कर्व की फॉर्म में। तो आपको मेरे बेटा आपको बात बड़े अच्छे से पता है कि जब कर्व की फॉर्म में आप वर्क कैलकुलेट करते हैं तो आप उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। मैं ये वाला पोर्शन रेस करने लगा हूं, आप लोगों ने ये डेरिवेशन कंप्लीट करके मुझे सेंड भी करनी होगी। अब ये देखें जी, थर्ड पाथ की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में हम पैचेस में डिवाइड कर देते हैं अपने पूरी कर्व को, ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। लेकिन एक चीज बड़े अच्छे से मेरा बेटा पता हम लोगों ने कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल अगर मैं A से B तक जा रहा हूं, इन दोनों की डेरिवेशन से मुझे बड़े अच्छे से ये बात क्लियर होगी कि जब मेरे पास पाथ हॉरिजॉन्टल होता है, पैचेस में कर्व को डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि फोर्स कांस्टेंट रहे और मेरे लिए वर्क कैलकुलेट करना आसान हो जाए। क्योंकि कल वाले टॉपिक में यही पढ़ा था, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो हमने पैचेस में डिवाइड किया था पाथ को, दो पैचेस में हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल। अब ये देखो मैं एक लाइन में बताता हूं, हॉरिजॉन्टल में क्या है, मैस वेट क्या होगा बेटा डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टली इन दोनों के दरमियान एंगल क्या आएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि पूरे रास्ते में
ए से बी तक जाते हुए इसके जितने हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएंगे उनके अलोंग आपके पास वर्क की वैल्यू क्या आ रही है, 0 0। तो यहां पे भी क्या आएगी बेटा, 0, क्योंकि एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो इसके लिए मैं अगर आप डायग्राम पेज नंबर 81 पे देखो तो उन्होंने हॉरिजेंटल कंपोनेंट शो ही नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ जो कैलकुलेशन की गई है वो की गई है आपके पास यहां पे अलोंग द पाथ, वर्टिकल पाथ के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। मतलब उसने डिनोट किया इसको डेल्टा 1, डेल्टा y2, डेल्टा y3, वर्टिकल पाथ के अलोंग। अब आप ना बेटा ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस आ गया, हॉरिजेंटल को तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो कैसे फिर कैलकुलेट करेंगे अलोंग द पाथ ए बी। ये हमारे पास ए से बी तक है, वेट हमारे पास ए बी। अब यहां पे अगर आप कंसीडर करें जी, आप जा रहे हैं ए से बी तक जाते हुए, वर्क की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, -mgh कब आता था आपके पास, जब दो, एक चीज अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो और दूसरी चीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो। अब यहां पे जितने भी वर्टिकल पाथ आ रहे हैं, जितने भी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा y3, डेल्टा y4, डेल्टा y5, डेल्टा y6, सब में क्या है, आप ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, वेट नीचे की तरफ आ रहे हैं, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एंगल सब में कितना आएगा, 180 डिग्री। जब मैं 180 डिग्री पुट करूंगा तो मेरे पास cos 180 का आंसर आता है -1। तो वेट के साथ क्या आ जाएगा, -mg। और हम क्या करते हैं, इस पूरे पाथ को, इस पूरी हाइट, इस पूरे डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया हुआ बेटा, हाइट का। तो यहां पे डायरेक्टली पुट कर देंगे कि डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3। अगर इस सारे पैच को एडअप किया जाए तो हाइट क्या बनती है, h। तो तीसरे पाथ से भी, जो कि ये थर्ड पाथ था,